प्लेटो की आदर्श राज्य व्यवस्था। हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात आज प्लेटो के आदर्श राज्य का अध्ययन करेंगे। हमने इस वीडियो को 2 भागों में बनाया है। आज हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे। प्लेटो का हमने शुरू से इस दर्शन में पढ़ा कि प्लेटो का मूल मंतव्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था, क्योंकि प्लेटो अपने समय में प्रचलित राजनीति के घृणित पक्ष को देख के विचलित हुए और उन्होंने कसम खाई थी, जैसा कि मैंने प्लेटो के परिचय वाले अंक में बताया था कि प्लेटो राजनीति के घृणित पक्ष को देखकर इतने पीड़ित हुए कि उन्होंने कसम खाई कि जब तक इस संसार में दार्शनिकों को राजा या राजाओं को दार्शनिक नहीं बना दिया जाता, तब तक नगर राज्य की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। अतः प्लेटो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी सुख से रहें, सब अपना अपना काम करें, कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करे, अर्थात जहाँ कानून का शासन नहीं हो। वह एक ऐसी कल्पना की जिसे उनका आदर्श राज्य कहते हैं। वो अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए सबसे पहले एक न्याय सिद्धांत देते हैं, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। फिर उन्होंने न्याय सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षा योजना दी, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर एक साम्यवादी योजना दी, जिससे उस राज्य में कोई शोषण नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करे। और इन तीनों सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य का अध्ययन करेंगे। प्लेटो की कृति रिपब्लिक की मुख्य विषय वस्तु आदर्श नगर राज्य व्यवस्था है। उसके आदर्श राज्य की धारणा का मूल आधार तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की दुखद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियां थी। प्लेटो के समय के यूनान में बौद्धिक अराजकता थी, शासक वर्ग स्वार्थी था और नागरिक विरोधी गुटों में विभाजित थे तथा परस्पर संघर्षरत थे। प्लेटो ने आदर्श राज्य के रूप में ऐसे श्रेष्ठ राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है जो उपरोक्त दोषों से रहित हो और व्यक्ति व समाज दोनों के हितों की रक्षा एवं समृद्धि में समर्थ हो। इस प्रश्न की भूमिका को पढ़ने के उपरांत हमें विदित होता है कि प्लेटो ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी। मतलब उन्होंने अपने विचार जगत में एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जो उनका आदर्श राज्य था, जिसके बारे में प्लेटो ने अंत में स्वीकार भी किया था कि मेरा नगर राज्य, वो कहते भी हैं कि मेरा नगर राज्य शब्दों से बनाया गया है, क्योंकि मेरा विचार है कि संसार में यह कहीं भी मौजूद नहीं है। खुद प्लेटो ने अपने शब्दों में ये व्यक्त किया कि जैसी कल्पना मैंने आदर्श राज्य की की है वह इस संसार में संभव नहीं है। लेकिन प्लेटो के आदर्श राज्य का अध्ययन हम इसलिए भी करते हैं कि यह सभी राज्यों के लिए एक मॉडल स्टेट के रूप में है कि सभी राज्य आदर्श राज्य कैसे बने। हम बिल्कुल प्लेटो के आदर्श राज्य की तरह नहीं बन सकते, लेकिन राज्य फिर भी प्रयास कर सकते हैं कि वो एक कैसा एक आदर्श राज्य होता है। उस मॉडल जो प्लेटो ने दिया है, उस मॉडल को देखते हुए उस पथ पर अग्रसर हों। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का दार्शनिक आधार बताया है। पहला कि सत्य संबंधी सिद्धांत। प्लेटो का जो उन्होंने कल्पना क्यों की, उसका आधार क्या है कि उन्होंने आदर्श राज्य, अपन एक प्रश्न जैसे
दिमाग में रखते हैं कि प्लेटो ने फिर ऐसे काल्पनिक आदर्श राज्य की कल्पना क्यों की, तो इसका दार्शनिक आधार अगर ढूंढें तो पहला है कि प्लेटो सत्य वो कहते थे कि सद्गुण ही ज्ञान है, या उनका जिसे हम सत्य संबंधी सिद्धांत कहते हैं, उनके अनुसार कि प्लेटो कहते हैं कि समस्त भौतिक पदार्थों तथा अच्छाई का निवास इस विचार जगत में है। उसने इस संपूर्ण विचार जगत के एक अंग के रूप में ही आदर्श राज्य की धारणा को प्रस्तुत किया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्लेटो कहते हैं कि किसी भी अच्छाई को हम सबसे पहले अपने विचार जगत में लाते हैं, मतलब अपनी कल्पना में लाते हैं, और उस कल्पना में लाने के उपरांत हम उसका वस्तु जगत में उसकी खोज करते हैं। जब तक हम किसी सत्य की कल्पना नहीं करेंगे तो उसे हम प्रैक्टिकल रूप में कैसे स्थापित करेंगे। तो ये आदर्श राज्य का दार्शनिक आधार है। दूसरा, न्याय की धारणा। एक आदर्श राज्य की स्थापना न्याय के सिद्धांत पर ही की जा सकती है। प्लेटो कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं है, न्याय से तात्पर्य हमने उनके न्याय सिद्धांत में पढ़ लिया था कि कानूनी न्याय, जिसको हम न्यायालय द्वारा प्रदत्त न्याय कहते हैं, वो न्याय प्लेटो की उसको न्याय का एक रूप मानते हैं, ना कि पूरा न्याय। प्लेटो एक ऐसे न्याय की कल्पना करते हैं जो आत्मा में निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार व्यवहार करे, अर्थात सद्व्यवहार करे, वह न्याय है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा पूर्णतः नैतिक है। तो जब तक किसी राज्य में व्यक्ति सद्गुणी व्यवहार नहीं करेंगे, वहाँ आदर्श राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये प्लेटो का वाक्य है कि जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा होती है, ऐसे ही राज्य की आत्मा होती है। हम राज्य का दर्शन व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं, है ना। तो व्यक्ति का विराट रूप राज्य, वो कहते हैं कि राज्य मानव आत्मा का ही विरध रूप है, कि जैसे मानव की आत्मा में जो सद्गुण पाए जाते हैं या जो गुण पाए जाते हैं, प्लेटो ने उनको कहा है कि विवेक, साहस और क्षुधा, तो विवेक, ये तीनों गुण ही राज्य में पाए जाते हैं। तो आत्मा का बृहद रूप, मनुष्य की आत्मा का बृहद रूप राज्य है। वो कहते हैं राज्य व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक संस्था है, क्योंकि यह उसकी आत्मा का ही विराट रूप है। जो विचारक, यहाँ आपको विदित करा दूं कि जो विचारक राज्य को प्राकृतिक मानते हैं, नैतिक मानते हैं, शाश्वत चैतन्य द्वारा प्रदत्त मानते हैं, उन विचारकों को आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। आदर्शवादी विचारक राज्य को प्राथमिकता देते हैं, मनुष्य को साधन मानते हैं। उनका साध्य राज्य होता है और मनुष्य उसका साधन होता है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, क्योंकि वह व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है। तो आगे कहते हैं कि मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही विकसित होकर राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। जैसा कि हमने उसकी न्याय संबंधी अवधारणा में पढ़ा था कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करता है, और इस प्रकार जब बहुत सारे व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार कार्य करते हैं तो इससे मिलकर एक वर्ग बन जाता है। जैसे जिनमें विवेक तत्व की प्रधानता है वो शासक वर्ग का निर्माण करते हैं, जिनमें साहस तत्व की प्रधानता है वो सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, और जिनमें क्षुधा तत्व की प्रधानता है वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ प्लेटो प्रयास करते हैं बताने का, जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार राज्य की आत्मा के भी 3 गुण होते हैं। व्यक्ति सूक्ष्म रूप में होता है, राज्य विराट रूप में होता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए राज्य है। आगे प्लेटो कहते हैं कि राज्य के हित में व्यक्ति का हित निहित है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आदर्शवादी विचारक राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं। उनका लक्ष्य राज्य है, व्यक्ति तो साधन मात्र है। तो व्यक्ति का जो हित है वो राज्य के आदेशों का पालन करने में ही निहित है। अन्य मान्यता है प्लेटो की इस संबंध में, जैसे आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा एक सकारात्मक साधन है। प्लेटो मानते हैं कि आदर्श राज्य
का निर्माण करने के लिए न्याय के अलावा शिक्षा एक सकारात्मक साधन है, क्योंकि न्याय की प्राप्ति शिक्षा से ही हो सकती है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने आत्मा के गुण को पहचानता है। आदर्श राज्य को पतन से बचाने के लिए साम्यवाद की प्रणाली आवश्यक है, कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जरूरी साम्यवाद भी है, क्योंकि साम्यवादी योजना द्वारा ही तेरे मेरे का भाव या स्वार्थ का भाव जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपता है उसे ख़त्म किया जा सकता है, तभी व्यक्ति राज्य की सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए साम्यवादी योजना भी आवश्यक है। केवल दार्शनिक राजा के नेतृत्व में ही आदर्श राज्य की स्थापना एवं संचालन संभव है। प्लेटो कहते हैं कि आदर्श राज्य का संचालन दार्शनिक राजा द्वारा ही हो सकता है, जिसको हम प्लेटो की शिक्षा योजना में पढ़ चुके हैं कि जो 6 वर्ष से 50 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति प्लेटो का आदर्श शासक होता है और वो सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है। ऐसा व्यक्ति जो 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता है, वो अपने आप उसमें सत्य को जानने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ऐसे दार्शनिक राजा द्वारा ही आदर्श राज्य का शासन किया जाएगा। प्लेटो ने आदर्श राज्य में स्त्री एवं पुरुषों को समानता दी है। प्लेटो, मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेटो का दार्शनिक राजा स्त्री भी हो सकती है। वह स्त्री और पुरुषों में किसी भी प्रकार का अंतर महसूस नहीं करता। इस प्रकार हम यहाँ तक ये समझते हैं कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लिए न्याय सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और दार्शनिक राजा का शासन ये आवश्यक मानता है। यदि ये चीज़ें किसी राज्य में विद्यमान होती हैं तो प्लेटो कहते हैं कि वह आदर्श राज्य है। आदर्श राज्य का उद्देश्य, प्लेटो बताते हैं आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है। आदर्श राज्य व्यवस्था के 2 स्पष्ट उद्देश्य हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। प्लेटो ने उन सभी दोषों का अंत करना चाहा जो तत्कालीन नगर राज्य में थे। प्लेटो के समय में जब प्लेटो ने अपने बचपन में राजनीति के घृणित पक्ष को देखा, उस समय क्योंकि प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था, तो एथेंस की राजनीति में जो उन्होंने परिवर्तन देखा कि उनके गुरु सुकरात को लोकतंत्र होते हुए भी जहर का प्याला पीना पड़ा। उन्होंने एक कुलीन तंत्र का शासन देखा जो अत्याचारी था। तो ऐसे उन्होंने कई घृणित पक्ष देखे, उन्हें वह समाप्त करना चाहता था। तभी एक आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना हो सकती थी। उसी से उनके दिमाग में, मतलब उस घृणित पक्ष को देखने के उपरांत ही प्लेटो के मस्तिष्क में ये विचार आया कि एक आदर्श राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा सकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक उद्देश्य है न्याय पर आधारित एक ऐसी एकता वाली राज्य व्यवस्था की स्थापना करना जो राज्य एवं व्यक्ति दोनों को ही पूर्ण प्रसन्नता अर्थात पूर्णता प्रदान करे। प्लेटो का उद्देश्य है कि एक ऐसी राज्य व्यवस्था अर्थात एक ऐसे राज्य का निर्माण करना जिसमें न्याय व्यवस्था हो और जो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए हितकारी हो। सरल शब्दों में प्लेटो की आदर्श राज्य व्यवस्था का उद्देश्य है शासक और शासितों के हितों में संतुलन स्थापित करना ताकि राज्य की एकता बनी रहे। यहाँ तक हमने प्लेटो के आदर्श राज्य व्यवस्था और उनके विचारों का, इससे संबंधित जो विचार हैं प्लेटो के, उनका अध्ययन किया। इसके बाद हम प्लेटो के आदर्श राज्य व्यवस्था का शेष अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।